नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। संसद के शीतकालीन सत्र में आज ऐसा पहला दिन था जब दोनों सदनों में कामकाज हुआ है। शीतकालीन सत्र के पहले के 6 दिन पूरी तरीके से बर्बाद रहे क्योंकि विपक्ष के हंगामे की वजह से दोनों सदनों में कामकाज नहीं हो सका। हालांकि आज भी शुरुआत में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला, लेकिन सदन में कामकाज जारी रहा। तेल क्षेत्र नियमन एवं विकास संशोधन विधेयक 2024 को राज्यसभा की मंजूरी मिली। वहीं लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ संबंधों को लेकर बयान दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में 13 और 14 दिसंबर को संविधान पर चर्चा होने की सूचना देते हुए मंगलवार को कहा कि यदि सदन की कार्यवाही बाधित रही तो शनिवार और रविवार को भी बैठक होगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि लोकसभा की कार्यवाही में आज क्या कुछ हुआ। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बजट आवंटन का दुरुपयोग किया गया तथा अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाने का अपराध किया गया। चौहान ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी के पूरक प्रश्न पूछे जाने के बाद ये टिप्पणी की। बैनर्जी ने पूरक प्रश्न पूछते हुए आरोप लगाया कि मनरेगा के बजट आवंटन में पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव किया जा रहा है और उससे देय राशि रोकी गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले दिनों हुई हिंसा को सोची समझी साजिश करार देते हुए मंगलवार को लोकसभा में मांग की कि घटना के लिए जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को निलंबित किया जाए और उन पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान डीएमके नेता टीआर बालू से चुटकीले अंदाज में सवाल किया कि क्या वह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात में अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। उन्होंने यह टिप्पणी उस वक्त की जब बालू ने मनरेगा से जुड़े पूरक प्रश्न पूछा। वहीं लोकसभा में मंगलवार को शून्यकाल शुरू होने से पहले कार्यसूची में विभिन्न मंत्रियों के नाम से अंकित दस्तावेज संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर अप्रसन्नता जताते हुए अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संबंधित मंत्रियों को सदन में उपस्थित रहना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ सप्ताह पहले चीन के साथ तनाव कम करने के लिए हुए समझौते के बारे में मंगलवार को लोकसभा को सूचित किया और कहा कि इस सरकार का रुख स्पष्ट है कि बीजिंग के साथ संबंधों के विकास के लिए सीमा पर शांति जरूरी है। उन्होंने निचले सदन में भारत चीन संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और गलवान घाटी की झड़प के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हुए कहा कि भारत और चीन के संबंध 2020 से असामान्य रहे हैं, जब चीन की कार्रवाई की वजह से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बाधित हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 के माध्यम से किए गए संशोधन बैंकिंग क्षेत्र में संचालन प्रणाली को मजबूत बनाने के साथ ही ग्राहकों और निवेशकों के हितों को सुरक्षित करने वाले होंगे। सीतारमण ने लोकसभा में इस विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक 1955 और बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण 1980 में कुल 19 संशोधन प्रस्तावित है। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में बैंकिंग फोन सिस्टम था और उस समय बैंकिंग प्रणाली वेंटिलेटर पर चली गई थी। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 पर लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सुधार आया तो विकसित भारत के लिए जरूरी है। कांग्रेस सदस्य गौरव गोगोई ने कहा कि बैंकिंग प्रणाली देश की आर्थिक स्थिति से जुड़ी है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आर्थिक स्थिति का जो ढांचा वर्तमान सरकार ने तोड़ दिया है, उसकी शुरुआत 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू करने के साथ ही हुई थी। गोगोई ने पूछा कि सरकार बताए कि उसने नोटबंदी लागू करने के बाद इन 8 साल में क्या हासिल किया। अब राज्यसभा की कार्यवाही। तेल और गैस की खोज और उत्पादन को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानून में संशोधन और इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोलियम संचालन को खनन कार्यों से अलग करने के प्रावधान वाले तेल क्षेत्र विनियम और विकास संशोधन विधेयक 2024 को मंगलवार को राज्यसभा की मंजूरी मिल गई। इस साल अगस्त में राज्यसभा में पेश किए गए तेल क्षेत्र विनियम और विकास संशोधन विधेयक 2024 को चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।
सरकार पर सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों को एक एक कर बंद करने का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटने के बावजूद आम आदमी को कोई राहत नहीं दी गई है। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना तथा आयात पर निर्भरता कम करना समय की मांग है। कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने तेल क्षेत्र विनियम और विकास संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि सरकार आखिर यह विधेयक क्यों ला रही है, यह बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। गोहिल ने आरोप लगाया कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों को घाटे या अन्य कारणों का हवाला देकर बंद कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए प्रावधानों को कठोर नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में मध्यस्थ का प्रावधान भ्रष्टाचार की समस्या को ही बढ़ाएगा। भाजपा के चुन्नीलाल गरासिया ने कहा कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत लगभग 23 करोड़ मीट्रिक टन है, जिसके आने वाले समय में बढ़ने का अनुमान है। वर्तमान में भारत के आयात पर निर्भरता 80% से अधिक है। यह विधेयक इसी निर्भरता को कम करने के लिए लाया जा रहा है। कार्बनिक उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने तथा मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में पीएम प्रमाण योजना को बेहद सफल बताते हुए सरकार ने मंगलवार को इसे एक परिवर्तनकारी पहल करार दिया और कहा कि इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने पूरक प्रश्नों के जवाब में ये जानकारी दी है। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने धान की फसल कटने के बाद पराली जलाए जाने को किसानों की मजबूरी बताते हुए मंगलवार को सुझाव दिया कि यदि उन्हें प्रति एकड़ 2500 रुपए मुआवजे के तौर पर दिया जाए तो इस समस्या का अल्पकालिक समाधान निकल सकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।